नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीचरशिप। आज हम इस वीडियो में 18 सितंबर 2022 को आयोजित हुए सुबह के पहला पेपर का हिंदी विषय के प्रश्नों का उत्तर पूरी सत्यता के साथ जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है धनवान होना, ऑप्शन बी है असंभव होना, ऑप्शन सी है उच्च और साधारण की तुलना, ऑप्शन डी है गुण के विरुद्ध नाम। दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह राजा भोज और गंगू तेली अर्थात उच्च और साधारण की तुलना हो रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? ऑप्शन ए है लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक है। याद रखिएगा दोस्तों, वाक्य बनाने में पद क्रम या रचना क्रम किस प्रकार होता है? सबसे पहले लिखा जाता है कर्ता, फिर दूसरा कर्म, तीसरा क्रिया। ये हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में दोस्तों जो रचना क्रम होता है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, इस क्रम को सिर्फ ऑप्शन ए जो है इसको बताता है। जो लड़का जो है करता है, पुस्तक है कर्म और पढ़ना होता है क्रिया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो हिंदी भाषा का उद्गम है वो उसका जो सबसे आधार देखा जाए तो वह है संस्कृत। यदि आपने सबसे पहले एक ही ऑप्शन में इसका आंसर देख सकते थे, क्योंकि अगर संस्कृत याद रखिएगा तो शुरू में ही है संस्कृत, उसके बाद आता है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद ही हमारा हिंदी भाषा का उदय हुआ है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुस्वार युक्त शब्द है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनुध्वनि स्वर, स्वर के बाद आने वाला। जो पंचाक्षर होता है, पंचम वर्ण के जगह में यह उपयोग होता है। जैसे कि इसको हम बिंदी के रूप में पहचान सकते हैं, बिंदी के रूप में इस प्रकार। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है अंगुर होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ही बिंदी दिख रहा है, बाकी गांव तो उसका ये अनुनासिक है, और जबकि सी जो है अंगुर, यह अनुस्वार है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है बाल साहित्य, ऑप्शन सी है समाचार पत्र और ऑप्शन डी है टेलीविज़न। दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, इसलिए हम बच्चों के भाषा विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वो बाल साहित्य रहेगा, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा कहानियाँ कविता सुनेंगे या पढ़ेंगे, और वो कहाँ होता है? बाल साहित्य में होता है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो जो कम बोलता है उसको हम अल्पभाषी बोलते हैं दोस्तों, और जो ज़्यादा बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वाचाल। और लेकिन इसमें हम कम बोलने की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्पभाषी। नेक्स्ट देखते हैं, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है गिन गिन कर पैर रखना, बी कछुआ चाल, सी घोड़े बेचकर सोना, और ऑप्शन डी है नाक कटाना। निश्चित रूप से दोस्तों बेफिक्र होना ये किस वाक्य को संकेत कर रहा है? तो वो है घोड़े बेचकर सोना, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपको मैं इसका इंग्लिश का एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें से, और इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया है जो इसी ट्रिक पर बना है। LSRW, एल का मतलब होता है लिसन, मतलब सुनना, एस का मतलब होता है स्पीक, बोलना, फिर उसके बाद होता है रीड, पढ़ना, और उसके बाद होता है
राइट मतलब लिखना। सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसका पहला चरण है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो सुनना यहाँ पर ऑप्शन डी में है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, ऑप्शन सी है घटना वर्णन और ऑप्शन डी है श्रुति लेख। याद रखिएगा दोस्तों, यदि इमला बुलवाते हैं या श्रुति लेखन कराते हैं तो बाकी की अपेक्षा कम प्रभावी तरीका है, भाषा का आकलन का बोला गया है, इसलिए इसका आंसर होगा श्रुति लेख। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आप लोग को अभी ही बताया हूँ ALS-RW, ALS-RW, इसी को देखना है आप लोग को। इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ALS-RW को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर W मतलब होता है राइट मतलब होता है लिखना। किस ऑप्शन में लास्ट में लिखित दिया है? क्योंकि भाषा विकास का जो चरण है वो सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन डी में इस जो क्रम को फॉलो कर रहा है, लिखित आया है लास्ट में। यांत्रिक मतलब होता है, याद रखिएगा, सुनना, फिर आंगिक मतलब होता है बोलना, फिर वाचिक मतलब होता है वाचन करना मतलब पढ़ना, और लास्ट जो ऑप्शन है लिखित, यह हो जाएगा। निश्चित रूप से यही इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। 100% इसमें आप इस जो क्रम है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसका आंसर सही कर सकते हैं, और ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन ए है पंचवटी, जिसका अगर समास विग्रह करें तो 5 वटों का समूह, जो कि द्विगु समास होता भी है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, जो कि 5 आया है दोस्तों, तो 5 वटों का समूह। दूसरा है पसेरी, 5 शेरों, किलों का समूह। किला जो होता है राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया किला, वो किला है दोस्तों। यहाँ पर शेरों का मतलब है यहाँ पर किलों। 5 शेरों का समूह, और त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भुवनों का समूह, और चतुर्भुज, यहाँ पर जो चतुर्भुज है वो दोस्तों उसका समास विग्रह है वह जिनके 4 भुजाएं हैं। तो याद रखिएगा, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो तो द्विगु समास का उदाहरण है, जबकि चतुर्भुज है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास यह नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है रजनी, ऑप्शन सी है सेवार, और ऑप्शन डी है मेढक। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसका जो आंसर है उल्लू है। निशाचर का मतलब होता है रात को घूमने वाला, तो वह है उल्लू। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो इसका भी हम समास विग्रह करके जानते हैं। चतुरानन का होता है 4 आनन या मुख है जिसके, चौलड़ी 4 लड़ियां हैं जिसमें, इसका हम, ये जो बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों वह दोनों शब्द प्रधान नहीं होते इसका, लेकिन दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 आनन मुख है जिसके मतलब ब्रह्मा को संकेत कर रहे हैं, 4 लड़ियां हैं जिसमें माला को संकेत कर रहे हैं, और 6 रस है वो 6 रसों का समूह है। 6 मतलब आ गया यहाँ पर द्विगु समास, और यह समूह को बताया जा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास का हो जाएगा। और सतखंडा मतलब 7 खंड है जिसमें, जिसे सतखंडा कहते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है 6 रस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो? उसने खा लिया होगा। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि खा लिया होगा इसमें जो निश्चित नहीं हो रहा है, होगा बोला जा रहा है, इसलिए यह संदेह किया जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
पहले तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ तो अनिश्चयवाचक, कुछ, कोई, ये जब शब्द आता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है दोस्तों। और ऑप्शन सी देखें तो वह जो न करे सो थोड़ा, तो जो सो जैसा तैसा ये टाइप आता है, जितना उतना ये शब्द आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वह संबंध वाचक सर्वनाम को इंगित करता है। तुम क्या खा रहे हो, तो निश्चित रूप से यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखा जाए तो ये तीनों तो बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, रोटी मत खाओ निश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह जो 46 क्वेश्चन है 46 नंबर का, वह बहुत ही विवादास्पद हो सकता है, विलोपित टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारा पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें शुद्ध वाक्य को चयन करना है, तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों, तो यहाँ पर अनेकों लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो शुद्ध होगा वह श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह शुद्ध है। जबकि ये यहाँ पर दिया है अशुद्ध, और हमें शुद्ध चयन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ, ये कसरत की जगह में क्या आएगा, अभ्यास, तो ये भी अशुद्ध है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। अब यहाँ पर आयु नहीं लिखा जाता दोस्तों, इस समय आपकी अवस्था बोली जाती है, अवस्था 40 वर्ष की है, तो निश्चित रूप से ये भी अशुद्ध हो गया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है। याद रखिएगा दोस्तों, ये अभिन्न नहीं होता है, ये घनिष्ठ होता है। तो ये अगर सही देखा जाए तो यह है दोस्तों, यहाँ पर अभिन्न के जगह में घनिष्ठ आएगा। चारों ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर अशुद्ध है। निश्चित रूप से इसका जो अगर सही ढंग से दावा आपत्ति हो, व्यापम तो जब आंसर जारी करेगा तो कोई ना कोई, चाहे वो सी को भी दे सकता है या फिर डी को भी दे सकता है। तो दोस्तों यह अगर दावा आपत्ति किया जाए तो निश्चित रूप से ये विलोपित भी हो सकता है। इसलिए अगर आंसर देखा जाए तो सी या डी ही आएगा, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यह चारों अशुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है सम्मान। ऑप्शन ए है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, बी है आकार की रोटी ना बनना, सी है नीचे गिर जाना, और डी है नीच कर्म करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी है आंसर, 6-7 महीने में बच्चा जो है ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों नश्वर है, इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कारक। कारक में प्रथम कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यह कर्ता से ही जुड़ा रहता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम से ही जुड़ा रहता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। दोस्तों स्वाभाविक रूप से हम बोलते हैं कि अरे हम किस खेत के मूली हैं, तो उसमें हम अधिकारहीन, अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो अधिकारहीन का यहाँ पर जो फोकस कर रहा है, इंगित कर रहा है, वो ऑप्शन बी है इसका आंसर। किस खेत के मूली का जो मुहावरे का भावार्थ होगा, अर्थ होगा, वो अधिकारहीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। दोस्तों स्वर की जो हिंदी में जो स्वर का प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसमें ह्रस्व स्वर जो अ, ई, छोटू को हम ह्रस्व स्वर में रखे हैं, और दीर्घ स्वर है
वह आ, ई, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, यह दीर्घ स्वर में आता है। निश्चित रूप से जो यहाँ पर ह्रस्व स्वर है वह एक मात्रा में जो समय लगता है बोलने में वो लगता है, और दीर्घ स्वर है वो 2 मात्रा माना जाता है, और प्लुत स्वर है वो 3 मात्रा। जैसे कि प्लुत स्वर में राम, ओम, इस प्रकार का जो मतलब इसमें यूज होता है, जो ये एस के रूप में दिखता है, वह प्लुत स्वर का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो अ है वह ह्रस्व स्वर बोला गया है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अ। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, शब्द बनता है, तो शब्द इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण में 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि यदि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार का लिंग होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, और यह होता है 2 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बारी बारी से हम ऑप्शन ए पर देखें तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लोहा जो है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। पहाड़ जो है, ये जो है क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, यह जो है जैसे कि पहाड़ का नाम होता है, तो जातिवाचक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक मिलकर बनता है। जैसे कि किसी का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, और उसकी जो जाति बताता है, जैसे मनुष्य जाति, तो मनुष्यों का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक में आ जाता है, और मनुष्य मानव जो है जातिवाचक में। इसलिए इसका पहाड़ में अगर हिमालय बोला जाता तो हिमालय व्यक्तिवाचक में आ जाता, और पहाड़ जबकि जातिवाचक में आएगा। और डी है दल समूहवाचक, इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, पहाड़ जातिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, क्योंकि माँ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों से उपयोग किया जाता है, तो बहुभाषिता यहाँ पर ऑप्शन डी दिखा रहा है, दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वत्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन ए पर देखते हैं, तो गिरा जो है ये सरस्वती माँ का ही मतलब शब्द है दोस्तों, और वनिता जो है वो यह स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। वागीसा है, ये भी सरस्वती का वागीसा जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। और कंचन का तो होता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, सोना या स्वर्ण। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वनिता, स्त्री का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर वनिता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द बोला जाए तो ऑप्शन ए भिक्षुक, बी परिधि, सी मृक्षया और डी इच्छा। दोस्तों यहाँ पर जो परिधि है ना, इसमें परि उपसर्ग छुपा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिधि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि भाषा शिक्षण का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन है उसे अड़ा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, ऑप्शन बी है उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची देंगे, ऑप्शन सी है उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ऑप्शन डी है स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर जो होगा डी, उन्हें बच्चों को स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने भाषा एवं भाषा शिक्षण से में जो आए प्रश्नों को के उत्तर को न केवल उत्तर जाना, बल्कि इनके उत्तर आने का कारण भी जाना, और उसके जो अवधारणा है उसकी सत्यता को बहुत ही अच्छे से हमने
वार्तालाप के माध्यम से इसको पूरी तरीके से अपना जो है कॉन्सेप्ट उसको क्लियर किए। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद और देखते रहिए टीचरशिप।